हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि मैं यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। उसका विषय है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। तो इस क्लास का पहला लेक्चर आज मैं लेने वाला हूं। ये भी मैंने बताया था कि मैं स्टार्ट करूंगा लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। उसके पीछे वजह यह है कि इस सब्जेक्ट का एक तो कंटेंट जो है काफी सीमित रहता है, यानी जो स्टडी मटेरियल है उसके जो सोर्स हैं बहुत सीमित हैं। स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम आती है इस सब्जेक्ट को लेकर के। इस 2 यूनिट जो दी गई हैं, एपी में 2 यूनिट दी गई हैं और नेट सेट में भी इसकी 2 यूनिट पब्लिक एड की दी गई हैं। तो इन दोनों यूनिट्स को कवर करने में स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैंने ये तय किया है कि मैं जो है इस क्लास को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट करूंगा। तो आज मैं एक सामान्य जानकारी या लोक प्रशासन का सामान्य परिचय, इसका अर्थ, फिर इसके विकास के चरण, इनके संबंध में आज चर्चा करने वाला हूं। एपी का जो सिलेबस है उसकी यूनिट है 5वीं। यूनिट 5 में जो है लोक प्रशासन दिया हुआ 5 और 6 2 यूनिट है लोक प्रशासन की। असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में यूजीसी नेट और एमपी सेट, इसमें जो 2 यूनिट दी गई है वो 9th और 10th दी गई है, 9वीं 10वीं यूनिट दी गई है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि एपी की 5वीं यूनिट और यूजीसी नेट और एमपी सेट की 9वीं यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। लोक प्रशासन का अर्थ और उसका विकास, ये जो है नेट सेट के सिलेबस में दिया हुआ है और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दिया हुआ है लोक प्रशासन का एक विषय या अनुशासन के रूप में विकास, ऐसा करके टॉपिक दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले लोक प्रशासन को समझना पड़ेगा। लोक प्रशासन की जो बेसिक जानकारी है वो आप लोगों को होना चाहिए। तो मैं पहले बताने वाला हूं कि लोक प्रशासन का एक परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन है ना। परिचय यानी इसका इंट्रोडक्शन हम जानेंगे कि लोक प्रशासन आखिर में होता क्या है क्या। इंट्रोडक्शन, ठीक है। देखिए, लोक प्रशासन जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं, जितने भी सोशल साइंस के विषय हैं, है ना, जैसे इतिहास है, समाजशास्त्र है ना, मानव शास्त्र है, ज्योग्राफी है ना, ये सारे जो विषय हैं जो सोशल साइंस के विषय कहे जाते हैं, इन विषयों में सबसे ज्यादा नया विषय इसको माना जाता है। यानी सभी सामाजिक विज्ञानों में सबसे नया विषय है ना। तो पहली चीज तो इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे नया विषय है। 1887 में इसका एक विषय के रूप में जो उदय है, ओरिजिन है, जन्म है, यूएसए में हुआ। अभी इसका डिटेल हम आगे करने वाले हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात हो गई कि सभी सामाजिक विज्ञानों में सबसे नया विषय उसको माना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ज्यादा अंतर विषयी है ये ना, सबसे ज्यादा अंतर विषयी, सबसे अधिक अंतर विषयी, अंतर विषय इसको कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। अंतर विषय यानी इंटरडिसिप्लिनरी। तो सबसे ज्यादा अंतर विषय का मतलब यहां पर यह होता है कि लोक प्रशासन में बहुत सारे विषयों के सिद्धांत, बहुत सारे विषयों की थ्योरीज जो है सम्मिलित की गई ना। मतलब इतनी ज्यादा थ्योरी
अलग अलग विषयों की किसी भी एक विषय में सम्मिलित नहीं की गई है जितनी लोक प्रशासन में की गई है। इसलिए इसको कहा जाता है अंतर विषयी, है ना। अंतर विषयी का मतलब समझना जरूरी है। अभी ये टर्म भी आगे आएगा पढ़ने में। अंतर विषयी का मतलब होता है कि अलग अलग विषयों के सिद्धांतों को, अलग अलग विषयों के विचारकों के विचारों को और धारणाओं को सम्मिलित करना किसी एक विषय में, तो उसको कह दिया जाता है अंतर विषयी। लोक प्रशासन जो विषय है इसमें बहुत सारे विषयों के जो सिद्धांत हैं, बहुत सारे विषयों के विचारकों के जो विचार हैं इसमें सम्मिलित किए गए हैं, इसलिए इसको कह दिया गया है सर्वाधिक अंतर विषयी वाला विषय। ठीक है। इसके बाद आता है तीसरी चीज इसमें यह है कि लोक प्रशासन जो है हमें दो रूपों में दिखता है। इसके दो रूप प्रचलित हैं। एक है इसकी प्रक्रिया या इसको हम कह सकते हैं व्यवहार, और एक है सिद्धांत, है ना। मतलब इसको हम सिद्धांत रूप में भी देखते हैं और व्यवहार रूप में भी देखते हैं और विषयों को भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि केवल इसी को देखते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है लोक प्रशासन भी आता है, लोक प्रशासन अलग भी हो गया, है ना। तो पॉलिटिकल साइंस में भी यही है कि उसमें थ्योरी भी है और उसका व्यवहारिक रूप भी है। ऐसे ही लोक प्रशासन का है। तो लोक प्रशासन के दो रूप हैं, सिद्धांत और व्यवहार के रूप। सिद्धांत भी है और उसका व्यवहार, उनका व्यवहारिक रूप भी है। व्यवहारिक रूप दोनों चीज हमें दिखती हैं। जैसे हम कहें पद सोपान, पद सोपान एक प्रिंसिपल है ना। पद सोपान को एक प्रिंसिपल के रूप में देखा जाता है। पद सोपान, इसको हम आगे पढ़ेंगे। हायरार्की इंग्लिश में बोलते हैं इसको बोला जाता है हायरार्की इंग्लिश में। तो पद सोपान जो है एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। इसी को हम जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में देखते हैं। जैसे पुलिस विभाग में हायरार्की होती है, सबसे नीचे कांस्टेबल होता है, फिर उसके ऊपर हेड कांस्टेबल होता है, फिर एएसआई होता है, फिर एसआई होता है, फिर टीआई होता है, डीएसपी, सीएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी, एसएसपी ना, फिर डीआईजी, आईजी, एडीजीपी, डीजीपी, ये जो है हायरार्की है। तो हम पद सोपान को पढ़ते भी हैं और व्यवहार में देखते भी हैं। दोनों चीज यहां पर पाई जाती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से लोक प्रशासन के दो रूप प्रचलित हैं जिनको हम पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। तो पद सोपान का टॉपिक आपके सिलेबस अलग से दिया हुआ है, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे विकेंद्रीकरण है, एक विकेंद्रीकरण का उदाहरण भी दे सकते हैं। केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो विकेंद्रीकरण एक सिद्धांत भी है, हम पढ़ेंगे इसको। और विकेंद्रीकरण का व्यवहारिक रूप हम देखते हैं पंचायतों और नगरीय निकायों के रूप में। पंचायतों और नगरीय निकायों का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया है राज्य सरकार द्वारा। पंचायतों और नगरीय निकायों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये एक विकेंद्रीकरण का व्यवहारिक रूप हम देख रहे हैं। तो ये कुछ खास बातें मैंने लोक प्रशासन संबंधी बताई हैं। अब लोक प्रशासन क्या है, इसका मीनिंग आपको समझना है। लोक प्रशासन का अर्थ देखिए, लोक प्रशासन में दो शब्द हैं, एक है लोक और एक है प्रशासन, है ना। पब्लिक, लोक यानी पब्लिक और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरीके से। तो पब्लिक का एक सामान्य अर्थ जो होता है वो होता है सार्वजनिक या संपूर्ण जनता, है ना। ये इसका एक बहुत सामान्य अर्थ लगाया जाता है ना। लोक शब्द का अगर आपको नॉर्मल मीनिंग पूछा जाए, सामान्य अर्थ पूछा जाए, तो आप ये बताएंगे कि भाई लोक प्रशासन का लोक का अर्थ जो है सार्वजनिक या सारी जनता, संपूर्ण जनता से है। लेकिन लोक प्रशासन में जो लोक शब्द है, लोक प्रशासन में जो लोक शब्द का यूज किया गया है, उसका मतलब सारी जनता या जनता से नहीं है बल्कि सरकार से है। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लोक प्रशासन में लोक शब्द से क्या आशय है। तो लोक प्रशासन, लोक शब्द से जो आशय है वो सरकार से लगाया जाता है।
प्रशासन का जो अर्थ होता है सेवा करना या कार्यों का प्रबंध करना। अभी हम प्रशासन के बारे में और थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। सेवा करना इसको बोलते हैं टू सर्व, इंग्लिश में टू सर्व लिखा जाता है। कार्यों का प्रबंध करना इसको बोलते हैं टू मैनेज, टू सर्व और टू मैनेज। सेवा करना या कार्यों का प्रबंध करना ये प्रशासन का एक संक्षिप्त अर्थ है, संक्षिप्त मीनिंग है। अब हम प्रशासन को थोड़ा सा अलग तरीके से यहां पर देखेंगे। देखिए प्रशासन का अर्थ अगर हम देखें तो अगर हिंदी के हिसाब से मैं देखूं, प्रशासन जो हिंदी शब्द है इसके हिसाब से अगर मैं इसका अर्थ बताऊं तो प्रा इसमें उपसर्ग है और इसका मेन जो शब्द है वो है शासन। प्रा इसमें क्या है? उपसर्ग, ये है उपसर्ग प्रीफिक्स, और शासन जो है ये मूल शब्द है, ये है मूल शब्द। और शासन जो है ये शास धातु से बना हुआ है। शास ये एक धातु है जो हम संस्कृत में यूज करते हैं, और शास का मतलब होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट रीति से कार्य करना, उत्कृष्ट रीति से कार्य करना, यह है शास का मतलब, है ना। शास धातु, इसको ऐसे हम हलंत लगाते हैं। तो हिंदी में जो प्रशासन लिखा हुआ है उसका मतलब होता है उत्कृष्ट रीति से शासन करना ही प्रशासन है। ये हिंदी के हिसाब से ये हो गया। अगर हम इंग्लिश के हिसाब से देखें तो इंग्लिश में इसको एडमिनिस्ट्रेशन लिखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें दो शब्द हैं, यहां पर एड उपसर्ग यानी प्रीफिक्स है, और मेन जो वर्ड है यहां पर मिनिस्ट्रेशन है, ये है मिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एड क्या है? ये उपसर्ग है, यहां पर इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और मिनिस्ट्रेशन मेन वर्ड है। मिनिस्ट्रेशन जो है ये लैटिन शब्द, मिनिस्ट्रेशन जो है लैटिन शब्द, लैटिन शब्द मिनिस्ट्रियर से बना हुआ है। ये किससे बना है? मिनिस्ट्रियर से बना है, ये लैटिन शब्द है। और मिनिस्ट्रियर का मतलब होता है टू सर्व, जैसा मैंने अभी बताया है, या टू मैनेज। ये मिनिस्ट्रियर का मतलब होता है, अर्थ होता है, मीनिंग होता है। कहने का मतलब हुआ कि सेवा करना या कार्यों का प्रबंध करना ही प्रशासन, सेवा करना अथवा कार्यों का प्रबंध करना ही प्रशासन है। 16वीं शताब्दी में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने जो है कार्यों के प्रबंध करने के अर्थ में प्रशासन को डिफाइन किया हुआ है। तो कभी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कार्यों के प्रबंध करने के संदर्भ में किसने प्रशासन को परिभाषित किया है, कब किया है, ऐसे भी क्वेश्चन नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, नेट सेट में इस तरह से पूछे जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में इस तरह के क्वेश्चन प्रायः कम पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। ये ध्यान सभी को रखना चाहिए कि कभी भी कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें ये मान के नहीं चलना चाहिए कि ये पूछेगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हमें अपनी पूरी तैयारी रखना होती है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए हमसे बनना चाहिए बस। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर इन चीजों को बता रहा हूं, ठीक है। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने जो है ये बात कही है कि कार्यों का प्रबंध करना ही प्रशासन है। ये बात उसने कब कही? 16वीं शताब्दी में ये वहां पर उल्लेख मिलता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका
में जो है ये कहा गया कार्यों का प्रबंध करना ही प्रशासन है ना। ये बात जो है 16वीं शताब्दी में कही गई है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ये हो गई प्रशासन की बात। प्रशासन संबंधी दो दृष्टिकोण भी प्रचलित हैं। प्रशासन के क्षेत्र को लेकर के प्रशासन की प्रकृति को लेकर प्रशासन की प्रकृति को लेकर के दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। एक कहलाता है एकीकृत दृष्टिकोण और एक कहलाता है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण। हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसका कोई मेंशन नहीं किया है, लेकिन कभी रेयर केस में क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। दो दृष्टिकोण है ना। यहाँ पर लिख देता हूं, प्रकृति, प्रशासन की प्रकृति संबंधी दृष्टिकोण, प्रकृति संबंधी दृष्टिकोण है दो। एक को कहा जाता है एकीकृत और दूसरा है प्रबंधात्मक, है ना। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं। इंट्रीगल एंड मैनेजीरियल इंग्लिश में कहा जाता है, इंट्रीगल एंड मैनेजीरियल। एकीकृत यानी इंट्रीगल और प्रबंधात्मक यानी मैनेजीरियल। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो सकते हैं, तो उनके हिसाब से मैं बीच बीच में इंग्लिश टर्म भी बताता चल रहा हूं। ठीक है। एकीकृत यानी इंट्रीगल जो अप्रोच है या व्यू इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इंट्रीगल जो व्यू है उसमें ये कहा जाता है कि प्रशासन के अंतर्गत सभी गतिविधियां आती हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के पदाधिकारी कर्मचारी द्वारा की गई हो। यानी निचले स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक जो भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा की जाने वाली जो गतिविधियां हैं, किए जाने वाले जो कार्यकलाप यानी एक्टिविटीज हैं, उन सभी को प्रशासन में सम्मिलित किया जाएगा, ऐसा कहना है एकीकृत दृष्टिकोण का, है ना। एकीकृत दृष्टिकोण कहता है कि प्रशासन के अंतर्गत सभी प्रकार की गतिविधियां सम्मिलित हो जाती हैं, चाहे वे किसी भी स्तर के कर्मचारी अथवा पदाधिकारी द्वारा की जाती हो, है ना। इसमें जो इसके जो समर्थक विचारक हैं उसमें एल.डी. व्हाइट है, फेलिक्स निग्रो हैं, एफ.एम. मार्क्स हैं, फिफनर हैं, है ना। ये विचारक इसके अंतर्गत आते हैं एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत। तो विचारक भी आपको ध्यान रखना है। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण ये कहता है कि प्रशासन के अंतर्गत केवल उच्च स्तर के कार्यकलाप ही सम्मिलित किए जाएंगे, यानी मैनेजमेंट स्तर के जो काम हैं उनको ही प्रशासन में सम्मिलित किया जाएगा, निचले स्तर के कार्यों को प्रशासन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण का यानी मैनेजीरियल व्यू का। ठीक है। इसका दूसरा मतलब यह हुआ कि प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन का मतलब कार्य करना नहीं बल्कि कार्य करवाना है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। पहले जब यूपीएससी, एमपीपीएससी प्री में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहता था, पॉलिटिकल साइंस रहता था, तो ऐसे क्वेश्चन प्री में आते थे। एक बार क्वेश्चन आया था कि प्रशासन से आशय कार्य करना नहीं बल्कि कार्य करवाना है, ये किस दृष्टिकोण की बात है या किस दृष्टिकोण के अनुसार है। तो प्रबंधात्मक दृष्टिकोण कहता है कि प्रशासन का संबंध कार्य करना नहीं बल्कि कार्य करवाना है, यानी कार्य जो करवाने वाला जो काम है उसी को प्रशासन कहा जाएगा, कार्य करने से संबंधित कार्य को प्रशासन नहीं कहा जाएगा। यानी प्रबंधकों द्वारा जो काम किया जा रहा है वही प्रशासन है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रबंधात्मक। यानी प्रबंधक मैनेजर्स द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनको ही प्रशासन कहा जाएगा, क्योंकि प्रबंधक क्या करते हैं, प्रबंधक काम करते नहीं है, प्रबंधक काम करवाते हैं। तो काम करवाने संबंधी जो कार्य है वही प्रशासन है। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण का ऐसा कहना है। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के समर्थक जो विचारक हैं उसमें SST, हम लोग जब पहले पढ़ते तो ऐसे कोड बना लेते थे, SST, साइमन, स्मिथवर्ग, थॉमसन,
साइमन, स्मिथ और थॉमसन, ये जो है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के समर्थक विचारक कहे जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने संक्षेप में ये बात बताई है, कभी रेयर केस में क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। इसका सभी का डिटेल जो है नोट्स में मिलेगा। जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे उनको जो है इनका पूरा डिटेल नोट्स फॉर्म में मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, और उस पीडीएफ को स्टूडेंट प्रिंट करा सकता है, उनको उनकी कॉपी करा सकता है, तो उनके लिए सुविधा दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि सारी चीजें जो है यहाँ पर पीपीटी में हम नहीं बता सकते हैं। जैसे बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारे स्टेटमेंट, तो वो सारे स्टेटमेंट यहाँ पर हम नहीं बता सकते, उनके बारे में चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है नोट्स के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। हाँ, इसके बाद आता है लोक प्रशासन के रूप, है ना। हमने अभी प्रशासन का अर्थ पढ़ लिया, प्रशासन के दो दृष्टिकोण पढ़ लिए, एकीकृत प्रबंधात्मक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में, और अब है प्रशासन के दो रूप है। प्रशासन दो रूपों में प्रचलित होता है, एक निजी प्रशासन है, एक लोक प्रशासन है ना। तो लोक प्रशासन के बारे में पढ़ना है। एक टॉपिक आपके सिलेबस में नेट सेट का जो सिलेबस उसमें लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन करके एक टॉपिक दिया गया है। तो इनमें दोनों में क्या संबंध है? कुछ विचारक दोनों को एक मानते हैं, कुछ दोनों अलग मानते हैं। एक मानने के पीछे क्या तर्क है, अलग अलग मानने के पीछे क्या तर्क है, इस तरह से एक टॉपिक ये भी है, नेट के सिलेबस में है, उस पर हम आगे चर्चा बाद में करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि पहले मैं एपी के सिलेबस पर डिस्कस कर रहा हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस दिया गया है आपको, वो सिलेबस में पहले कवर कराऊंगा, और बचा हुआ जो सिलेबस है लगभग 80% तो कॉमन सिलेबस है, 20% जो सिलेबस बचेगा जो नेट सेट में अतिरिक्त है उसको बाद में मैं कराऊंगा। ठीक है, तो निजी प्रशासन लोक प्रशासन के बारे में अलग से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने हल्का सा बताने का प्रयास किया कि प्रशासन में दोनों चीज आ जाती है, लोक प्रशासन भी आ जाता है और निजी प्रशासन भी आ जाता है। लोक प्रशासन का मुख्य तत्व क्या है? सार्वजनिक हित और सेवा की भावना, ये है लोक प्रशासन के दो मुख्य तत्व, है ना। यानी लोक प्रशासन में जो है जनता का हित सर्वोपरि माना जाता है, जनता के हित के लिए ही जो है लोक प्रशासन काम करता है, सरकार काम करती है, और इसमें सेवा का भाव पाया जाता है। लेकिन निजी प्रशासन में ये चीज नहीं पाई जाती है, यहां पर स्वयं का हित जरूरी है ना। अगर किसी निजी कंपनी का स्वयं का हित नहीं है तो वो कंपनी बंद हो जाएगी, है ना। स्वहित यानी स्वयं का हित वहां पर जरूरी है, और लाभ प्राप्ति की भावना, बिना लाभ के जो है कोई भी निजी कंपनी काम नहीं करती, जबकि सरकार जो है जनता के हित के लिए काम करती है, वहां पर जो है सेवा का भाव निहित होता है। जबकि निजी कंपनियां जो होती हैं उनमें जो है स्वयं के लाभ की भावना पाई जाती है, यानी अगर उसको फायदा हो रहा है तो वो काम करेगी कंपनी, नहीं तो वो कंपनी बंद हो जाएगी, बंद कर दी जाएगी, है ना। फिर इसमें एग्जाम्पल मैंने दोनों के दिए हैं, उदाहरण जिले की कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, ये लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। टीसीएस, टाटा की कंपनी है टीसीएस, उसका जो संचालन है ये निजी प्रशासन के अंतर्गत आता है, निजी कंपनी है टीसीएस, टाटा की कंपनी। तो इस तरीके से मैंने इनको प्रशासन के दोनों रूपों को यहां पर बताने का प्रयास किया है। अब इसमें लोक प्रशासन के अर्थ को लेकर के यहां पर मैंने बताया हुआ है ना। देखिए, लोक प्रशासन में दो शब्द मैंने बताए, लोक और प्रशासन। लोक का मतलब सरकार से है और प्रशासन का मतलब सेवा करना। तो इसी से हम जो है इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि जनता की सेवा के लिए, यानी सरकारी क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप लोक प्रशासन कहे जाते हैं। यानी लोक प्रशासन के अंतर्गत ऐसे कार्यकलाप आते हैं जो सरकारी क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आपको खास तौर से बताना, एक तो सरकारी क्षेत्र बताना है और जनता की सेवा। और प्रशासनिक अधिकारी तो खैर उसमें सम्मिलित हो ही जाते हैं, है ना। तो ये जो है इसका मीनिंग ऐसे बताने का मैंने प्रयास किया है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां सम्मिलित हैं जो सरकारी क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा
जनता की सेवा के लिए संचालित की जाती हैं। यानी इसमें सरकारी क्षेत्र आ गया देखिए, और जनता की सेवा आ गया, जो दोनों चीजें लोक प्रशासन में मैंने बताई है। लोक और प्रशासन, लोक यानी सरकार और प्रशासन यानी जनता की सेवा। कर कौन रहा है? प्रशासनिक अधिकारी करेंगे, और कोई तो करेगा नहीं। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी यानी लोक सेवक, यानी जो नियुक्त किए गए हैं, है ना। अगर हम इसको शासन से अलग करें, देखिए शासन, शासन और लोक प्रशासन, प्रशासन, लोक प्रशासन, प्रशासन और शासन, ऐसे तीनों के हम बारे में अगर देखें तो शासन में कौन सम्मिलित होता है? शासन में प्रशासनिक अधिकारी नहीं आते हैं, शासन में राजनीतिक आते हैं, है ना, निर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं। तो निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जनता की सेवा के लिए जो काम किए जाते हैं वो शासन कहे जाएंगे। शासन यानी सरकार, है ना। तो शासन को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जनता की सेवा के लिए की जाने वाली जो गतिविधियां हैं, कार्यकलाप, एक्टिविटीज हैं, उनको हम शासन में सम्मिलित करेंगे। जैसे सार्वजनिक नीति का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना, उनका क्रियान्वयन करवाना, ठीक है। और इनका काम है क्रियान्वयन करना, क्रियान्वयन करवाना, नीतियों का निर्माण करना, विधियों का निर्माण करना, उनका क्रियान्वयन करवाना, ये शासन का काम है। क्रियान्वयन करना ये लोक प्रशासन का काम है ना। इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। तो शासन, प्रशासन और लोक प्रशासन, इन तीनों को यहां पर समझना जरूरी है। शासन, शासन मैंने बता दिया, उसके बाद आता है प्रशासन, और लोक प्रशासन तो हम पढ़ ही रहे हैं। ये तो शासन मतलब निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किए जाने वाले जो कार्यकलाप हैं वो कहे जाते हैं शासन। जैसे सार्वजनिक नीतियों का, विधियों का निर्माण करना, उनका क्रियान्वयन कराना हो गया। प्रशासन, प्रशासन जो है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी आ जाता है और निजी क्षेत्र भी आ जाता है। सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा या नियुक्त किए गए पदाधिकारियों द्वारा जो भी कार्यकलाप किए जाते हैं उनको हम कह देंगे प्रशासन। लोक प्रशासन में सरकारी क्षेत्र इसमें ऐड हो जाएगा, बाकी चीजें वही हैं, है ना। लोक प्रशासन में सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत जनता की सेवा के लिए किए जाने वाले कार्यकलाप सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहां तक हो गया। फिर इसका दूसरा मीनिंग मैंने बताया हुआ है, किसी विधिक सत्ता द्वारा निर्मित विधियों, नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाला विशिष्ट तंत्र लोक प्रशासन है। ये मैंने एक दूसरा अर्थ बताया हुआ है ना। किसी विधिक सत्ता, विधिक सत्ता मतलब क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, है ना। विधिक सत्ता को हम क्या यहां पर लिख सकते हैं? विधायिका, कार्यपालिका, ये हम यहां पर लिख सकते हैं। विधायिका, कार्यपालिका द्वारा जो भी विधियां, नीतियां, कार्यक्रम, परियोजनाएं जो भी निर्मित की जाती हैं उनको क्रियान्वित करने वाला जो विशिष्ट तंत्र है वो लोक प्रशासन कहलाता है। ये एक दूसरा मतलब है। तो दो मैंने अर्थ यहां पर बताए हैं, उस हिसाब से आप जो है इसका अर्थ समझ सकते हैं। अब देखिए, अर्थ को लेकर के बहुत सारी परिभाषाएं दी गई। जैसे मैंने अभी बताया कि सभी परिभाषाएं, सभी स्टेटमेंट हम यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो ये जानकारी आपको नोट्स के जरिए मिलेगी, है ना। मैंने बहुत सारी जो डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं, बहुत सारे कोटेशन जो है इकट्ठे किए हुए हैं, वो जो है आपको अलग से दिए जाएंगे। अब ये है लोक प्रशासन के अर्थ से संबंधित दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के अर्थ को लेकर के दो दृष्टिकोण प्रचलित माने गए हैं। एक है संक्षिप्त दृष्टिकोण और एक है व्यापक दृष्टिकोण, है ना। नैरो एंड ब्रॉड अप्रोच, नैरो अप्रोच, ब्रॉड अप्रोच। संक्षिप्त दृष्टिकोण कार्यपालिका से संबंधित है। व्यापक दृष्टिकोण विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी सरकार के जो तीन अंग हैं, तीनों से संबंधित
लोक प्रशासन को व्यापक दृष्टिकोण कर रहा है। ठीक है, यानी संकुचित दृष्टिकोण ये मानता है कि लोक प्रशासन का संबंध केवल सरकार की कार्यपालिका शाखा से है। कार्यपालिका शाखा से है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो काम है वो नीतियों का निर्माण करना और उनका क्रियान्वयन करना है, बस इतना काम। ये जो दृष्टिकोण है ये प्राचीन दृष्टिकोण है। स्टार्टिंग जब लोक प्रशासन का उद्भव हुआ, लोक प्रशासन के उद्भव के समय जो है ये दृष्टिकोण प्रचलित हुआ। बाद में जब लोक प्रशासन का ज्यादा विस्तार हो गया, लोक प्रशासन का महत्व बढ़ गया, कार्य क्षेत्र बढ़ गया, तो जो है संकुचित दृष्टिकोण की मान्यता खत्म हो गई, व्यापक दृष्टिकोण को मान्यता मिल गई। यानी वर्तमान में लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण प्रचलित है, जिसमें यह माना जाता है कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार की तीनों शाखाओं कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका से माना जाता है। विधायिका क्या काम करती है? विधि बनाने का काम करती है, विधि निर्माण का से संबंधित हो गया लोक प्रशासन। कार्यपालिका का संबंध है विधि के क्रियान्वयन से, यानी विधि को क्रियान्वित करवाने का काम कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका विधि के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों काम जो है लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हो गए हैं, यानी लोक प्रशासन का जो कार्य क्षेत्र है, स्कोप है, वो बढ़ गया है। ठीक है, सरकार के ये तीनों अंग हैं। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि ये जो है लोक प्रशासन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कैसे तीनों से संबंधित हो गया है, उस पर हम बात करेंगे। यहां पर मैं थोड़ा सा इसको परिभाषित कर दूं। इसकी ये संकुचित दृष्टिकोण कहता है कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा से। इसके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा से है, कार्यपालिका शाखा से है ना। ये कहता है संकुचित दृष्टिकोण, यानी सिर्फ नीतियों का निर्माण करना, कार्यक्रमों का निर्माण करना और उनका क्रियान्वयन करना, ये जो है लोक प्रशासन का काम है, उसका कार्य क्षेत्र है, ऐसा कहना है संकुचित दृष्टिकोण का। इसके समर्थक विचारक आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक विचारक कौन है, कौन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता है। लोक प्रशासन के अर्थ से संबंधित दृष्टिकोण है, लोक प्रशासन के क्षेत्र यानी स्कोप से संबंधित भी ये दो दृष्टिकोण माने जाते हैं। ठीक है, तो एक और इंपॉर्टेंट बात, हमने अभी जो प्रशासन की प्रकृति संबंधी जो प्रबंधात्मक दृष्टिकोण पढ़ा, उसके जो समर्थक विचारक हैं वही यहां पर संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक विचारक है, ये आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? अभी हमने प्रशासन की प्रकृति को लेकर के दो दृष्टिकोण पढ़े, एक एकीकृत पढ़ा है, एक प्रबंधात्मक पढ़ा है। तो प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के जो समर्थक विचारक हमने पढ़े हैं वो जो है यहाँ पर संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक विचारक है। जो हमने वहां पर एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक विचारक पढ़े वो यहाँ पर व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक विचारक हैं। ऐसे आपको ध्यान रख लेना है, तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। हाँ, इसमें जो समर्थक विचारक हैं इसके, उसमें हर्बर्ट साइमन मेन आते हैं। हर्बर्ट साइमन, हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक का नाम आता है, लूथर गुलिक, E.N. गिलेडन, आर्डवे टीड और विलोबी,
ये हैं बिलो बी, है ना। तो ये है समुचित दृष्टिकोण के समर्थक विचारक जो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा से लगाया जाएगा, यानी सरकार का जो काम है नीतियों का निर्माण करना, उनको क्रियान्वित करना, वही जो है लोक प्रशासन कर रहा है बस। व्यापक दृष्टिकोण क्या कहता है? व्यापक दृष्टिकोण ये कहता है कि लोक प्रशासन का संबंध तीनों शाखाओं से, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से, है ना। इसके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार की तीनों शाखाओं, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका से है, ये कहता है व्यापक दृष्टिकोण, यानी तीनों शाखा से संबंधित है। इसके जो समर्थक विचारक है उसमें जो नाम आते हैं उसमें एल डी व्हाइट का नाम सबसे ऊपर आता है, एल डी व्हाइट ना, ये नाम आपको याद रखना पड़ेंगे। एल डी व्हाइट का नाम आता है, फिर आता है फेलिक्स निग्रो, एफ निग्रो शॉर्ट में लिख देते हैं हम, पूरा नाम फेलिक्स निग्रो है ना। निग्रो एक प्रजाति भी है, अफ्रीकन प्रजाति है निग्रो, और ये नाम निग्रो है ना विचारक। एफ एम मार्क्स, एक कार्ल मार्क्स है और ये एफ एम मार्क्स, है ना। कार्ल मार्क्स अलग है और एफ एम मार्क्स अलग है। फिफ्नर, डिमॉक, मार्शल ई डिमॉक, है ना। इनके कोटेशन भी है, इनकी परिभाषा में, जैसे एफ निग्रो क्या कहते हैं, लोक प्रशासन का संबंध सरकार की तीनों शाखाओं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तथा उनकी परस्पर संबद्धता के साथ है, ऐसा करके उन्होंने डिफाइन किया है व्यापक दृष्टिकोण के हिसाब से लोक प्रशासन को। ऐसे ही संक्षिप्त दृष्टिकोण के हिसाब से हर्बर्ट साइमन ने डिफाइन किया है लोक प्रशासन केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं से संबंधित है, ऐसा करके उन्होंने जो है संक्षिप्त दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन को डिफाइन किया है हर्बर्ट साइमन ने। तो इनकी परिभाषाएं जो है बहुत सारी हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि सभी परिभाषाओं को यहाँ पर डिस्कस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, तो इनको हम नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कराने का प्रयास करें। तो ये है। अब यहाँ पर मैं बताने वाला हूं कि तीनों शाखाओं से लोक प्रशासन कैसे संबंधित हो गया है। तीनों शाखाओं से लोक प्रशासन संबंध ऐसे हो गया है कि कार्यपालिका से संबंधित तो पहले से ही था, कार्यपालिका से उसका संबंध स्टार्टिंग से ही रहा है, यानी जब लोक प्रशासन का उद्भव हुआ तब जो है इसका संबंध कार्यपालिका शाखा से लगाया जाता था। बाद में जब इसका कार्यक्षेत्र बढ़ा तो तीनों से इसका संबंध जोड़ दिया गया। तो विधायिका और न्यायपालिका से कैसे हुआ, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। देखिए, विधायिका से संबंध होना मतलब विधि के निर्माण से इसका जुड़ाव होना, ठीक है। विधि के निर्माण से इसका लोक प्रशासन का जुड़ाव कैसे हुआ, इसके पीछे एक अवधारणा है, वो है प्रत्यायोजित विधान। लोक प्रशासन की एक अवधारणा है, हालांकि सिलेबस में नहीं दी हुई है ये अवधारणा आपके सिलेबस में, लेकिन बहुत फेमस अवधारणा है प्रत्यायोजित विधान। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंग्लिश में कहते हैं, प्रत्यायोजित विधान या प्रदत्त विधान भी कहते हैं इसको, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। इस अवधारणा में, इस व्यवस्था में क्या होता है, इस व्यवस्था में विधायिका विधि की मोटी रूपरेखा बना देती है ना। विधि बनाने का काम विधायिका का होता है, लेकिन विधायिका के पास जो है उतना समय नहीं होता है, उतनी विशेषज्ञता नहीं होती है कि हर क्षेत्र की विधियां विधायिका बना सके। तो ऐसी स्थिति में विधायिका क्या करती है, ऐसी स्थिति में विधायिका किसी क्षेत्र में
विधि की एक मोटी रूपरेखा बना देती है और उसको पूरा करने का काम कार्यपालिका को सौंप देती है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक ढांचा बना दिया गया। विधायिका ने क्या कर दिया, एक ढांचा बना दिया, उसमें हाड़ मांस भरने का काम कार्यपालिका को दे दिया, है ना। विधायिका ने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया, फिर उसमें कहाँ क्या फिक्स करना है, कहाँ मांस लगाना है, कहाँ पर हड्डी लगाना है, ये काम जो है किसको दे दिया जाता है, कार्यपालिका को दे दिया जाता है। तो कार्यपालिका इस काम को कैसे करती है, किसके माध्यम से करती है, लोक प्रशासन के माध्यम से कार्यपालिका इस काम को करती है। तो प्रत्यायुक्त विधान के जरिए लोक प्रशासन विधि निर्माण के कार्य से जुड़ गया है, इसलिए ऐसा कहा गया कि इसका संबंध विधायिका से भी हो गया है। न्यायपालिका से कैसे हो गया, न्यायपालिका से जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण गठित किए गए हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, केंद्र स्तर पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण काम कर रहा है और राज्य स्तर पर राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण काम कर रहा है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट, और स्टेट में काम करते हैं राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कैट केंद्र में है और सेट राज्य में है। इन प्राधिकरणों में लोक सेवक होते हैं और न्यायाधीश भी होते हैं, 50-50% होते हैं, मतलब आधे न्यायाधीश होते हैं और आधे जो है लोक सेवक होते हैं। और ये जो है निर्णय सुनाते हैं, प्रशासनिक न्यायाधिकरण निर्णय करते हैं, खासतौर से निर्णय किस क्षेत्र में करते हैं, ये लोक सेवकों की जो समस्याएं होती हैं, लोक सेवकों की सेवा शर्तों से संबंधित जो विवाद होते हैं, उन विवादों को यहां पर सुना जाता है, उसके संबंध में निर्णय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिया जाता है। क्योंकि इन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में लोक सेवक भी होते हैं, लोक सेवक भी निर्णय सुनाते हैं, इसलिए ऐसा कह दिया गया कि आज लोक प्रशासन न्यायपालिका से भी जुड़ गया है, यानी न्यायिक निर्णय करने का काम भी करने लगा है। जुडिशियरी का काम भी अब लोक प्रशासन करने लगा है। किस रूप में करने लगा है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के माध्यम से, क्योंकि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में लोक सेवक रहते हैं एज ए सदस्य, ठीक है। और प्रत्यायुक्त विधान के जरिए जो है लोक प्रशासन विधि का काम करने लगा, विधि निर्माण का काम करने लगा, और प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के माध्यम से लोक प्रशासन न्याय प्रदान करने का काम करने लगा। इसलिए आज ये कह दिया गया कि लोक प्रशासन का जो संबंध है वो कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका तथा न्यायपालिका से भी जुड़ गया है। इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। तो ये अर्थ संबंधी दो दृष्टिकोण हो गए। इसके बाद एक चीज आती है रॉबर्ट टी गोलम्बिस्की द्वारा लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, जिसको हम कहते हैं लोकस फोकस दृष्टिकोण। ये भी एक इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण है, इसके बारे में भी क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में नेट सेट या एपी में पूछे जा सकते हैं ना। लोक प्रशासन को समझाने के लिए, लोक प्रशासन के विशिष्ट अध्ययन के लिए उन्होंने एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया रॉबर्ट टी गोलम्बिस्की ने, जिसको कहते हैं लोकस फोकस दृष्टिकोण, है ना। लोकस फोकस का मतलब देखिए क्या है। लोक प्रशासन में दो चीजें उन्होंने बताई हैं, लोकस और फोकस, है ना। लोकस का मतलब है कहां, यानी ये क्षेत्र विशेष से संबंधित, ये है क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष से संबंधित, क्षेत्र विशेष से संबंधित है ये। और ये है सरकारी क्षेत्र, इसको हम कह सकते हैं सरकारी क्षेत्र। यानी लोक प्रशासन सरकारी क्षेत्र से संबंधित हम पढ़ चुके हैं। फोकस मतलब है क्या, फोकस का मतलब यहां पर क्या है, और ये है अध्ययन की विषय वस्तु, अध्ययन
की विषय वस्तु, है ना। यहाँ पर इसका मतलब अध्ययन की विषय वस्तु है और इसका मतलब है सार्वजनिक नीति, सार्वजनिक नीति, ऐसा है ना। तो मतलब हो गया कि सरकारी क्षेत्र में सार्वजनिक नीतियों से संबंधित जो है लोक प्रशासन हो गया है। सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करना, निर्माण में हिस्सा लेना, उनका क्रियान्वयन करना, इससे जो है लोक प्रशासन का संबंध है, ऐसा रॉबर्ट टी कोलंबस्की द्वारा अपने दृष्टिकोण में कहा गया है। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि लोकस पोकस दृष्टिकोण किसने दिया है और इनका मतलब क्या है। खैर वो तो खैर अंदर की बात हो जाएगी, नेट सेट में कभी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया प्रशासन कार्य संबंधी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद फिर आगे आता है अगला जो टॉपिक है, लोक प्रशासन का एक विषय या अनुशासन के रूप में विकास। लोक प्रशासन का एक विषय या अनुशासन के रूप में विकास के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, लोक प्रशासन, मैंने अभी बताया था कि लोक प्रशासन के दो रूप प्रचलित हैं, एक सिद्धांत, एक व्यवहार, या इसी को हम कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया के रूप में है और एक अध्ययन के विषय के रूप में भी इसका प्रचलन माना जाता है ना। लोक प्रशासन संबंधी दो रूप हैं, एक शासन संचालन की प्रक्रिया भी है और ये अध्ययन का विषय भी है ना। शासन संचालन की प्रक्रिया के रूप में भी हम लोक प्रशासन को देख रहे हैं और इसे अध्ययन के विषय के रूप में भी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रक्रिया के रूप में, अध्ययन के विषय के रूप में, प्रक्रिया के रूप में इसका उद्भव कहां पर हुआ, अध्ययन के विषय के रूप में इसका उद्भव कहां पर हुआ, इसके बारे में जो है आपको जानना जरूरी है। देखिए, प्रक्रिया के रूप में जो इसका उद्भव है ये सबसे पहले चाइना में हुआ है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि प्राचीन समय में लोक प्रशासन का उद्भव कहां पर हुआ और किस रूप में हुआ। आधुनिक समय में लोक प्रशासन का उद्भव कहां पर हुआ, किस रूप में हुआ। अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का उद्भव कहां पर हुआ, कब हुआ, ऐसा। ठीक है, तो शासन संचालन की प्रक्रिया के रूप में, इसको हम थोड़ा सा और क्लियर कर दें यहां पर, शासन और शासन संचालन की प्रक्रिया के रूप में इसका जो उद्भव है प्राचीन समय में कहें तो चाइना, मतलब ये 200 बीसी के आसपास की बात है। कितनी पुरानी बात आप सोचें, 200 बीसी के आसपास जो है लोक प्रशासन का जो प्राचीन समय में उद्भव है चाइना में हुआ। लेकिन आधुनिक समय में लोक प्रशासन का उदय हुआ प्रशा, जिसको आज हम जर्मनी कहते हैं, वहां पर जो है आधुनिक समय में लोक प्रशासन का उद्भव माना जाता है और इसका समय है 18वीं शताब्दी के आसपास जो है प्रशा में लोक प्रशासन का उद्भव आधुनिक समय में हुआ। किस रूप में हुआ, तो ये किस रूप में हुआ, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में इसको स्थान दिया गया है। जो भी पर्यवेक्षाधीन थे, प्रोविजनर्स यानी पर्यवेक्षाधीन मतलब जिनको प्रशिक्षण दिया जाना है उनको बोलते हैं पर्यवेक्षाधीन, है ना, पर्यवेक्षा के अधीन, है ना। जब सिलेक्शन होता है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग पीरियड होता है, प्रशिक्षण की अवधि होती है। तो जो भी ट्रेनिंग लेते हैं उनको पर्यवेक्षाधीन बोला जाता है, इंग्लिश में कहते हैं प्रोविजनर्स। तो पर्यवेक्षाधीनों को जो प्रशिक्षण दिया जाता था उसमें जो उसका सिलेबस होता था, पाठ्यक्रम होता था, उसमें जो है लोक प्रशासन को सबसे पहले सम्मिलित किया गया। हालांकि चाइना के समय में तो उतना कोई ज्ञात है नहीं है कि चाइना में किस तरह से ये स्टार्ट हुआ लोक प्रशासन, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रक्रिया के रूप में, शासन संचालन की प्रक्रिया के रूप में चाइना में सबसे पहले इसका उद्भव हुआ और 200 बीसी के आसपास माना जाता है। लेकिन प्रशा में हमें ज्ञात है 18वीं शताब्दी में प्रशा, जिसको आज हम जर्मनी कहते हैं, वहां पर जो है इसको प्रशिक्षण जो कार्यक्रम था उसका जो सिलेबस होता था, पाठ्यक्रम होता था, उसमें जो है लोक प्रशासन को सम्मिलित किया गया पहली बार। आज भी जो है यूपीएससी से जो सिलेक्ट होते हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, तो इंडियन फॉरेन सर्विस वाले, तो इनको जो है
ट्रेनिंग दी जाती थी। तो इनको ट्रेनिंग का जो पाठ्यक्रम है, प्रशिक्षण का जो पाठ्यक्रम सिलेबस है, उसमें लोक प्रशासन एक विषय अभी भी है। हमारे यहाँ पर नरहोन्ना प्रशासनिक एकेडमी में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें भी लोक प्रशासन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले प्रशा में स्टार्ट किया गया, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है इसको सम्मिलित किया गया, पाठ्यक्रम में इसको स्थान दिया गया। तो यहां से जो है इसकी स्टार्टिंग ऐसी मानी जाती है। अध्ययन के विषय के रूप में अगर हम इसको देखें तो यूएसए में इसकी स्टार्टिंग हुई। अध्ययन के विषय के रूप में यूएसए में जो है 1887 में जो है इसका स्टार्ट माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है। और इसके जनक वुडरो विल्सन कहे जाते हैं, जो अमेरिका के गवर्नर भी रहे, अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे और राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर भी रहे। तो ये जो है अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन के जनक कहे जाते हैं। अमेरिका में इसका जन्म हुआ, जिसका डिटेल अब काफी डिटेल हम आगे पढ़ने वाले। इसके और आगे हम बढ़े तो 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास की बात है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में एक समूह था जिसको बोलते थे कैमरलवादी समूह ना। 17वीं व 18वीं शताब्दी में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में एक समूह सक्रिय था, कैमरलवादी समूह। और इसके जो मेन व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जॉर्ज जिंग, है ना, सबसे प्रतिष्ठित विद्वान थे जॉर्ज जिंग। तो इसके नेतृत्व में जो है, इनके नेतृत्व में लोक प्रशासन का अध्ययन किया गया। इनका मकसद जो था, कैमरलवादी जो समूह था, ग्रुप था, इनका खास मकसद था कि लोक प्रशासन के लिए प्रशिक्षित प्रत्याशियों को तैयार करना, लोक प्रशासन में लोगों का इंटरेस्ट जगाना, लोक प्रशासन के क्षेत्र में लोगों का इंटरेस्ट जगाना और ट्रेंड जो प्रत्याशी थे उनको जो है तैयार करना, ये जो है इनका खास मकसद था। इसके लिए काम कर रहे थे ये। तो इन्होंने लोक प्रशासन के अध्ययन में रुचि दिखाई थी। जॉर्ज जिंग थे, वो कैमरलवादी समूह के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो इनका नाम आपको पूछा सकता है कि कैमरलवादी समूह के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन थे, यानी इसके मेन व्यक्ति कौन थे, नेता कौन थे, इसके नेतृत्व में जो है ये सक्रिय था कैमरलवादी समूह। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको जॉर्ज जिंग का नाम ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं लोक प्रशासन शब्द की। लोक प्रशासन जो शब्द है, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है, ये सबसे पहले किसने दिया, कब दिया, कहां पर दिया, किस प्रकाशन में इसका उल्लेख मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो अमेरिका में जो है, अमेरिका के पहले वित्त मंत्री थे अलेक्जेंडर हैमिल्टन। उन्होंने अपने विश्वकोश में, विश्वकोश का नाम है फेडरलिस्ट, है ना, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, ये अमेरिका के पहले वित्त मंत्री थे। उनका विश्वकोश है दी फेडरलिस्ट। इसमें जो है उन्होंने ये लोक प्रशासन शब्द दिया और इसका उद्देश्य भी बताया, इसको परिभाषित भी किया है, यानी इसका अर्थ, शब्द सबसे पहले दिया। अब चूंकि अर्थ और उद्देश्य बताएंगे तो शब्द तो आ ही जाएगा, तो एक बहुत कॉमन सी बात है ना। तो शब्द भी दिया, उसका अर्थ भी बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका पर्पस भी बताया। इन सभी चीजों के बारे में व्याख्या सबसे पहले अलेक्जेंडर हैमिल्टन द्वारा की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना। ये बात कब की है? 18वीं शताब्दी के अंत की बात है। 18वीं शताब्दी के अंत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक्चुअली लोक प्रशासन तो हिंदी शब्द है, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में दिया होगा, स्वाभाविक बात है ना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द उन्होंने दिया है। शब्द का प्रयोग तथा इसके अर्थ और उद्देश्य की सर्वप्रथम व्याख्या उन्होंने की, अमेरिका में की। अमेरिका के पहले वित्त मंत्री थे अलेक्जेंडर हैमिल्टन, और इनका जो विश्वकोश है वो आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है दी फेडरलिस्ट। एक्चुअली फेडरलिस्ट करके एल डी व्हाइट की एक पुस्तक भी है ना। नेट के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, पुस्तकें बहुत पूछते हैं। तो फेडरलिस्ट करके एक पुस्तक एल डी व्हाइट की है, और दी फेडरलिस्ट जो है इनका अलेक्जेंडर हैमिल्टन का विश्वकोश। तो एक ही
नाम से 2 प्रकाशन है मान के चले, है ना, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। उसका नाम है फेडरलिस्ट, वो पुस्तक है, ये दी फेडरलिस्ट ये विश्वकोश है, और वो एल.डी. व्हाइट की पुस्तक है ऐसे। फिर आता है कि लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक कौन सी है ना, लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक प्रिंसिपल्स डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक, ये फ्रेंच भाषा में सबसे पहले आई, 1812 इसका समय है, और इसके जो राइटर थे चार्ल्स जीन बोनिन, है ना, चार्ल्स जीन बोनिन ने जो है लोक प्रशासन की पहली पुस्तक लिखी है, उनको ये श्रेय दिया गया है। तो पहली पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स जीन बोनिन की पुस्तक है, फ्रेंच विद्वान थे ये, और पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक क्यू, प्रिंसिपल्स डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक क्यू 1812 की पुस्तक है। इसके राइटर चार्ल्स जीन बोनिन जो फ्रेंच के रहने वाले थे। इसकी लैंग्वेज जो थी फ्रेंच थी, है ना, फ्रांसीसी भाषा में जो है ये पुस्तक पहली आई थी, चार्ल्स जीन बोनिन ने लिखी है। तो ये इस तरह से प्रारंभिक जानकारी मैंने लोक प्रशासन संबंधी बताई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन जो है बनने की संभावना एपी में भी बन सकते हैं और नेट सेट में तो बन ही सकते हैं, क्योंकि अनुशासन के विषय के रूप में विकास करके टॉपिक दिया हुआ है, तो उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। लोक प्रशासन के विकास करके नेट सेट में सिलेबस में दिया हुआ है, और एपी के सिलेबस में अनुशासन या एक विषय के रूप में विकास करके दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगी। फिर मैंने यहां पर ये बताया है कि अलग अलग लोगों ने लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास के अलग अलग चरण बताए हैं, है ना, तो किस विद्वान ने कौन कौन से चरण बताए हैं, कितने बताए हैं, ये जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रॉबर्ट टी गोलेम्बिस्की द्वारा लोक प्रशासन के विकास के 4 चरण बताए गए। तो इन चरणों के नाम जो है आपको ध्यान रखना पड़ेंगे। 4 चरण रॉबर्ट टी गोलेम्बिस्की ने बताया है। चरण फर्स्ट है विश्लेषणात्मक राजनीतिक प्रशासन, दूसरा चरण है ठोस व सुदृढ़ राजनीतिक प्रशासन, है ना, तो 2 चरण ये हैं इनके, 4 चरण टोटल बताए उन्होंने। पहला चरण है विश्लेषणात्मक राजनीतिक प्रशासन, ठोस व सुदृढ़ राजनीतिक प्रशासन, दूसरा चरण है ये। तीसरा चरण उन्होंने बताया है प्रबंधन का एक विज्ञान, यानी प्रबंध पर यहां पर जोर देने की बात कही गई है तीसरे चरण में। चौथा चरण जो है लोक नीति उपागम के बारे में उन्होंने बताया है ना। अब ये आगे उपागम हम लोक नीति उपागम के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो ये रॉबर्ट टी गोलेम्बिस्की द्वारा बताए गए 4 चरण हैं। इसके बाद एक विचारक हुए हैं निकोलस हेनरी। निकोलस हेनरी ने जो है लोक प्रशासन के विकास के 5 चरण बताए। अभी हालांकि 6 चरण माने जाते हैं, वर्तमान में लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास के 6 चरण माने जाते हैं, लेकिन इन विद्वानों ने अलग अलग चरण बताए। तो निकोलस हेनरी, इनकी बहुत फेमस पुस्तक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स, ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स। इस पुस्तक में हेनरी निकोलस ने लोक प्रशासन के विकास के 5 चरण बताए। 5 चरणों का उन्होंने उल्लेख किया है ना। 5 चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण है राजनीति प्रशासन द्वंद्व, या इसको द्वैतभाव भी कहते हैं, डाइकोटोमी इंग्लिश में कहा जाता है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, राजनीति प्रशासन द्वंद्व 1900 से 1926 का समय उन्होंने बताया इसको, है ना। डिटेल हम आगे इसको पढ़ेंगे। चरण ये दूसरा चरण है, तो इसको प्रशासन के सिद्धांत नाम दिया है, और इसका समय 1927 से 1937 बताया गया है। तीसरा चरण राजनीति विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन, 1950 से 1970 तक का समय है तीसरे चरण का। इसके बाद 2 चरण ये हैं। चौथा चरण है राजनीति विज्ञान या प्रबंध के रूप में लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान या प्रबंध के रूप में लोक प्रशासन, यानी प्रबंध पर जोर देने की बात यहां पर कही गई है। 5वां चरण लास्ट चरण लोक प्रशासन के रूप में लोक प्रशासन 1970 से वर्तमान। ऐसे ये 5 चरण बताए गए हैं निकोलस हेनरी द्वारा, लेकिन वर्तमान में विकास के 6 चरण माने जाते हैं। इनका डिटेल हम जो है आगे
पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। कल मैं जो है जो आगे चरण का डिटेल हमें करना है वो मैं कल इसमें कराने वाला हूं। आप इसी तरीके से जुड़े रहें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। आप अपना और अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। जय हिंद।